हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा। और जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस सेशन देख ही लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। इन सेशन के अंदर मैं आप लोगों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है क्लास 9th के लिए, दैट मीन्स कि आप एट प्रेजेंट कहाँ होंगे, क्लास 8th के अंदर होंगे। तब आप लोग एलिजिबल हैं क्लास 9th के एडमिशन प्रोसेस के लिए। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये क्लास 8th के ही क्वेश्चंस होते हैं, आपके बुक्स में से ही लिए जाते हैं। तो बेसिकली हम उन्हीं क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्म में, जिन फॉर्म में आपके एग्जाम्स में आते हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। तो आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम जब भी मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल क्लिक नहीं किया है, या फिर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो आप इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी आपको एक दिन पहले से ही सारा टाइम एंड शेड्यूल बता दिया जाता है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ईच एंड एवरी सेशन के पहले मैं आप लोगों को कहता हूं कि एक कॉपी और पेन के साथ आप लोग तैयार रहेंगे, ताकि जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल करवा रहा हूँ वो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग नोट डाउन कर सको और बाद में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे उसका यूज भी कर सको, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट वगैरह होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उनका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स के लिए वो किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कवरी में देखो 4 नाम आपके सामने हैं। अब जनरल अगर मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर बताऊं तो आपके साथ थोड़ा सा जस्टिफिकेशन नहीं होगा। आप लोगों को सभी ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं अगर घुमा के आपसे इन्हीं ऑप्शंस में से किसी पर्सन के बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एक एक की हम बात करेंगे। सबसे पहले पर्सन आपके पास है लुई पाश्चर, ठीक है। लुई पाश्चर को हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्होंने वैक्सीनाइजेशन का जो प्रिंसिपल था, ठीक है, वैक्सीनेशन का क्या किया था, प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करवाया था, इसलिए ये फेमस है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये इसलिए भी फेमस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक प्रोसेस की जो फर्मेंटेशन है उसके बारे में, इन्होंने माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। और एक इंपॉर्टेंट जो कि आपके सिलेबस में है, दैट इज पाश्चराइजेशन, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीजों के साथ इनका नाम जरूर सुना होगा, और कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप याद रखेंगे कि आपका आंसर लुई पाश्चर होगा। नेक्स्ट है आपके पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं ये बहुत ही अच्छे नोन पर्सन है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक पर्टिकुलर थिंग की डिस्कवरी की थी, एंड दैट वाज पेनिसिलिन, ठीक है। अब ये जो पेनिसिलिन है इसी का यूज करते हुए हम लोग क्या बनाते हैं, एंटी बायोटिक्स बनाते हैं। जब कभी भी बीमार होते हैं, हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो बचने के लिए हम जिन एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज करते हैं वो सबसे स्टार्टिंग में पेनिसिलिन से बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं एडवर्ड जेनर के बारे में। तो भैया एडवर्ड जेनर जो थे वो वैक्सीनाइजेशन के प्रोसेस में सबसे एक्सपर्ट थे, ठीक है। अब वैक्सीनाइजेशन का प्रिंसिपल तो किसने दिया था, लुई पाश्चर ने दिया था, लेकिन उस प्रिंसिपल का यूज करते हुए स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को डिस्कवर किया था इन्होंने, ठीक है। और इनको इसलिए भी हम जानते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन जो था, ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन इन्होंने ही डेवलप किया था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे एडवर्ड जेनर के लिए। और किसका वैक्सीन बनाया था इन्होंने, तो आप बता देंगे कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था। नेक्स्ट आते हैं आपके पास जॉन मेंडल। अब जॉन मेंडल के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इनका जो पूरा नाम है, ठीक है, ये क्या है, तो ग्रेगर, ठीक है, GREGOR, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, जॉन मेंडल है। और इनको हम लोग जानते हैं एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स को स्टार्ट करने वाले, जेनेटिक्स के बारे में बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग रखने वाले पर्सन थे। अब यहाँ पे जो इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एडवर्ड जेनर की है, ठीक है। आप ये मत भूल दीजिएगा कि मैंने अगर जॉन मेंडल इनके ऊपर लिखा है तो ये इमेज जॉन मेंडल की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि लुब्रिकेंट जो है वो अब ये किससे रिलेटेड है। तो देखिए ऑप्शंस आपको गिवन है कि पहली चीज तो या ये इंक्रीज करता है फ्रिक्शन को या फिर ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। तो यहाँ पे आपके सामने एक प्रॉब्लम आने वाली है। सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे एक टर्म है जो कॉमन आ रहा है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए ये एक सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। तो जब इसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे और ये उस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन मूव करते टाइम एक ऐसा फोर्स होता है जो इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे जो कांटेक्ट ऑफ सरफेस है वहां पे लगता है, और इसी फोर्स को हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन के नाम से, ठीक है। तो आई होप कि फ्रिक्शन के बारे में आप इजीली समझ चुके होंगे कि जब कभी भी कोई मूवमेंट होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एप्लीकेबल होता है दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। अब लुब्रिकेंट का यूज हम क्यों करते हैं? तो सबसे पहली चीज तो भैया फ्रिक्शन क्या है, हमें इससे बेनिफिट होंगे या इससे हमें लॉस होंगे। तो फ्रिक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि ये आपका फ्रेंड भी है और इट इज अ फो, ठीक है। तो ये आपके लिए दुश्मन भी है और आपका फ्रेंड भी है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग जब कभी भी चलते हैं या वॉक करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में वॉक कर पा रहे हो, रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन है, इसी के कारण आप वॉक कर पा रहे हो, नहीं तो आप क्या हो जाते? फिसल कर नीचे गिर जाते। सपोज करो कि आपका पाँव जो है किसी केले के छिलके पे पड़े, तो वो क्या करता है? फ्रिक्शन को कम कर देता है, जिसके कारण तो आप गिर जाते हो। तो फ्रिक्शन हमारे लिए हेल्पफुल है, इट इज आवर फ्रेंड, क्योंकि इसी की मदद से हम लोग क्या कर पाते हैं? वॉक कर पाते हैं। इसी की मदद से हम ब्रेक लगा पाते हैं, अप्लाई करते हैं ब्रेक्स को हम अपने व्हीकल्स के अंदर, साइकिल्स के अंदर। और ये हमारे लिए एक फो है। रीजन क्या है? ये हमारा दुश्मन भी है। रीजन, जब कभी भी आप चलते हैं तो आपके जो स्लीपर्स है उसमें क्या हो जाता है? वियर एंड टीयर हो जाता है। दैट मीन्स आपके स्लीपर्स जो है वो खराब हो जाते हैं, उनमें घिस जाते हैं वो, तो वो काम के नहीं रहते। तो दैट मीन्स इससे आपका नुकसान भी तो हो रहा है। तो ये आपके लिए दोनों तरह से एक्ट करता है, आपका फ्रेंड भी है तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी है। अब लुब्रिकेंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो हम मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा को यूज करते हैं, तो इनके कांटेक्ट में जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो रिड्यूस फ्रिक्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है फ्रिक्शन इज अब जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया ही था कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स एप्लीकेबल करते हैं, तो जस्ट लाइक मैंने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एप्लीकेबल किया और इसका मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन जब हम इसके कॉन्टैक्ट सरफेस को देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये जो सरफेस है ये देखो किस टाइप से यहाँ पे हैश एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसके कारण ये एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। और ये जो हो गया ये आपका क्या है? फ्रिक्शन का वर्किंग मैकेनिज्म है। तो फ्रिक्शन क्या करता है? ऑलवेज एप्लीकेबल फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में वर्क करता है। अब सबसे पहली चीज, आप लोगों ने दो टाइप के फोर्स के बारे में पढ़ा है। पहला फोर्स आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा फोर्स आप लोगों ने पढ़ा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब कभी भी जो ऑब्जेक्ट है वो उसके टच में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शन, ये एक सरफेस दूसरे सरफेस के टच में आ रहा है जब भी तो है, तो फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता दूं, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो मस्कुलर फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है, ठीक है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आप लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। हमारे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फोर्स को एक्सप्लेन किया था। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? तो आप बता देंगे मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। रीजन, दो मैग्नेट एक दूसरे के टच में नहीं आते, देन आफ्टर भी उन पे फोर्स एप्लीकेबल करते हैं। जैसे कि आपने ये पढ़ा था कि जो सेम पोल से दे रिपेल, तो क्यों कर पा रहे हैं रिपेल? वो टच में तो आते ही नहीं है, फिर भी एक दूसरे को पुश करते रहते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें सिर्फ इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर कॉन्टैक्ट फोर्स होगा।
यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लीव्स और फ्रूट्स जो हैं वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं और उसके पीछे पर्टिकुलर रीजन क्या है। तो देखो ये जो नेचुरल एक्टिविटी है ये हम बहुत टाइम पीरियड से देखते आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने न्यूटन का नाम सुना होगा, ठीक है। तो न्यूटन ने सबसे पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया, क्योंकि देखते तो हम सभी थे लेकिन उसको ऑब्जर्व करके उसको एक्सप्लेन करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और उन्होंने बता दिया कि दैट इज a force that is known by gravitational force। और ये जो gravitational force क्या होता है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है दैट इज जी, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप बताएंगे स्मॉल जी, दैट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस स्पीड से अट्रैक्ट कर रहा होता है दैट इज अ कांस्टेंट जी, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि आपका वजन अर्थ पे ज्यादा है, मून पे कम है। उसका रीजन भी क्या है, क्योंकि आपका जो वेट होता है इज इक्वल्स टू mg होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जितना ग्रेविटी कांस्टेंट होगा उतना आपका वेट होगा। तो जैसे ही आप मून पे चले जाते हैं उसकी अट्रैक्शन फोर्स कम है, जिसके कारण आपका वेट भी कम आता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगर हम बचे हुए एक्सेस फोर्स जो आपके पास एग्जाम्पल है उनके बारे में बात करने, तो देखो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोगों ने बात की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। मैग्नेट्स के जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फ्लक्स मूव करता है उसके कारण जो फोर्स जनरेट होता है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स आपको पता ही है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सेकंड थिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप लोगों को पता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, तो इट इज नोन एज द कुलाम्ब फोर्स, ठीक है। और ये फिर आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, जो रिपल्सन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने क्या किया, एक पेंसिल ली, ठीक है। उन पेंसिल को आपने अपने सिर के ऊपर घिसा और पेपर के छोटे छोटे पाइल्स के ऊपर लेकर जाते हो तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिकली आपने उसको चार्ज कर दिया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। और मस्कुलर फोर्स आपको पता ही है, हमारे मसल्स से जो फोर्स एप्लीकेबल होता है दैट इज मस्कुलर फोर्स। और ये जो मस्कुलर फोर्स है, ये मस्कुलर फोर्स आपके लिए पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, ये कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। रीजन, क्योंकि जब कभी भी आप किसी फोर्स को एप्लीकेबल करते हो तो यहाँ पे कांटेक्ट में आना जरूरी है, ओके। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वीड्स क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज, जब कभी भी हम फार्मिंग की एक्टिविटी करते हैं, आप लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा ऑलरेडी, वहां पे आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब कभी भी हम किसी क्रॉप को डेवलप करते हैं, सपोज करो मैंने इस वाले प्लांट को यहाँ पे डेवलप किया, लेकिन इस प्लांट को जितने भी नरिशमेंट चाहिए, जितना भी फूड चाहिए, वो सारा का सारा ये जो अननेसेसरी प्लांट उग गए हैं वो क्या करते हैं, हार्म करते हैं। तो ये जो अननेसेसरी प्लांट है जिनको हम लोगों ने ग्रो नहीं किया है दैट इज नोन एज वीड्स। तो देखो ऑप्शन में क्या है, अनवांटेड प्लांट ग्रो अलोंग द क्रॉप, तो दीज आर नोन एज वीड्स। अब इन वीड्स से बचने के लिए क्या किया जाए, तो बहुत सारी चीजें की जा सकती है। एक तो आप लोगों ने सुना होगा वीडीसाइड्स के बारे में, जिनसे क्या किया जाता है, जो फार्म है वहां पे कुछ केमिकल स्प्रेड किए जाते हैं और वो केमिकल्स क्या करते हैं, इन अननेसेसरी प्लांट्स को खत्म कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये टॉक्सिकेटिंग एलिमेंट होते हैं तो वीडीसाइड का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो काम आप लोग याद रखिएगा। इंसेक्टिसाइड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट होते हैं प्लांट के ऊपर, वो प्लांट को हार्म करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ कंबंशंस आर, ठीक है। जब कभी भी हम लोग क्या करेंगे, कंबंशन करेंगे तो उससे क्या निकल कर सामने आएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज हो रही है कि कंबंशन में क्या आएगा, तो इसे समझने के लिए हम एक कंबंशन के लिए रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन लेता हूं मैं आपके सामने, मीथेन का कंबशन रिएक्शन लेता हूं, ठीक है। मीथेन का कंबशन रिएक्शन आपके सामने रख रहा हूं। अब मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है CH4,
ठीक है, अब आप लोगों ने कंबशन के बारे में प्रीवियस जो हमारे सेशंस थे उनमें ये पढ़ा था कि जब कभी भी कंबशन होगा तो कंबशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है। एक तो चाहिए फ्यूल, ठीक है, तो फ्यूल के रूप में हम लोगों ने मीथेन को ले लिया। सेकंड आप लोगों को क्या चाहिए, तो सेकंड आप लोगों को चाहिए इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि बिना इग्निशन टेम्परेचर के कभी भी कंबशन स्टार्ट ही नहीं होता है। और थर्ड थिंग आप लोगों को क्या चाहिए, दैट इज ऑक्सीजन। तो मीथेन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर यानी कि H2O को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको बैलेंस नहीं किया है, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। चलो एक काम करता हूँ ना, ये आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। आप लोग इसका बैलेंस्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताओ इसका बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। तो क्वेश्चन का मेरा जो आंसर होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या हो गया, वाटर हो गया। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो जैसे ही हम लोग बात करेंगे इग्निशन टेम्परेचर की, ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है। तो देखिए सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या है, किसी भी चीज को बर्न करना है। ठीक है, जब कभी भी आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बर्न करते हैं तो उस प्रोडक्ट को बर्न करते टाइम हम लोगों को कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए होते हैं। जस्ट लाइक एक तो आपको क्या चाहिए होता है, दैट इज फ्यूल। सेकेंड थिंग जो आप लोगों को चाहिए होता है, दैट इज रिक्वायर्ड एज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कोई भी मटेरियल जो है वो बर्न नहीं करता है। और थर्ड थिंग आप लोगों को रिक्वायर्ड होता है, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो उसके बिना कभी भी बर्न या कंबशन स्टार्ट नहीं होता। तो अब बेसिकली ये क्या होता है, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें इस चीज के बारे में कि कंबशन के लिए रिक्वायर्ड क्या है, तो आप बताएंगे कि एक तो हो गया फ्यूल, सेकंड हो गया आपके पास ऑक्सीजन एंड थर्ड हो गया आपके पास इग्निशन टेम्परेचर। अब बेसिकली इग्निशन क्या है, तो इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर जिसके बिना कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में क्या होने वाला है, आग नहीं लगने वाली। तो दिस इज द बेसिक रिक्वायर्ड टेम्परेचर जिसके बिना कभी भी आग नहीं लगने वाली। तो आपका आंसर क्या होगा, लोएस्ट टेम्परेचर एट कैचेस फायर, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे आग लग जाती हो। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर के अंदर जो है एलपीजी आती है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप इसको जलाने के लिए बस एक छोटा सा लाइटर यूज करते हो, इसमें आग लग जाती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं वुड, ठीक है, लकड़ी है आपके पास, लकड़ी का लॉग है, वहां पे जब कभी भी आप जलाने की कोशिश करोगे तो क्या इतनी इजीली उसमें आग लगती है, तो आप बताओगे नहीं लगती। रीजन यही है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत लो है, और इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है। तो सबके लिए इग्निशन टेम्परेचर भी अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स, इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स है। तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं रिसोर्स क्या होता है। तो कोई भी मटेरियल जो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, दैट इज नोन एज रिसोर्स। अब जैसे सपोज करो आपके पास सैंड अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन इस सैंड से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो ये आपके लिए यूजलेस है। लेकिन जैसे ही आप इस सैंड का यूज करते हो, ये आप लोग इससे क्या कर सकते हो, पॉटरी बना रहे हो, ठीक है, तो आपने मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए, तो ये अब आपके लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। अब रिसोर्स दो पर्टिकुलर टाइप के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, और दूसरा क्या कहलाता है, मैन मेड रिसोर्स। ठीक है, मैन मेड रिसोर्स। तो देखिए मैन मेड रिसोर्स वो होते हैं जिनको ह्यूमंस ने बनाया होता है, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो नेचर में हम लोगों के पास अवेलेबल है। तो देखो कार क्या है, तो आप बताएंगे ये मैन मेड रिसोर्स है। बस क्या है, ये भी मैन मेड रिसोर्स है। ठीक है, वाटर की अगर बात करें तो वाटर तो हम लोगों को इन्वायरमेंट में ही मिलता है, तो इट इज अ नेचुरल रिसोर्स। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वाटर हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग पार्क की बात करें तो आप बोलो प्लांट वगैरह तो उगते हैं, लेकिन दैट इज अ फॉरेस्ट। पार्क क्या है, पार्क मैन मेड रिसोर्स है, आप लोगों ने उसको जनरेट किया है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज, ठीक है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट थिंग, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, तो ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज,
ठीक है, थ्रू आउट अ कंडक्टर, थ्रू आउट अ कंडक्टर। जब कभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर से पास आउट होगा या फ्लो करेगा तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों के पास एक वायर है, ठीक है, ये वायर है, यहाँ पे आप लोगों ने एक स्विच लगा रखा था, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया वैसे ही यहाँ पे रखा हुआ एक जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे ना, तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे इसकी एस आई यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एस आई यूनिट की, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ये क्या है? तो आप यहाँ पे आंसर बताएंगे सीधा सीधा, ये क्या है? एम्पियर है। ठीक है, एस आई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या है? दैट इज एम्पियर। और इसको हम सिंबलाइज करते हैं, ठीक है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? तो देखो ये रहा है इसका शॉर्ट फॉर्म, कैपिटल में हम लोग ए लिख देते हैं, दैट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये बोल दिया जाए कि जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यही चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो चार्ज है, इस चार्ज को अगर मैं बोलूं कि पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, तो ये क्या कहलाएगा? तो आप बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगा? कूलाम्ब हो जाएगा। ओके, अब अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट को मेजर कैसे करते हैं, किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये डिवाइस का नाम क्या है? तो इस डिवाइस का जो नाम है दैट इज एमीटर। ठीक है, एमीटर के यूज से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को देख पाते हैं। पे क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर क्या है? तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर का ही एक टाइप है, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? जब हम जनरल वाटर की बात करेंगे, ठीक है, इस जनरल वाटर को आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले आपको इसे बॉईल करना है। जब आपने वाटर को बॉईल किया, ठीक है, बॉईल करने के बाद आप लोगों को पता है जस्ट लाइक ये एक यूटेंसिल है जिसपे आप लोगों ने वाटर को बॉईल किया, यहाँ पे ये वाटर है। ठीक है, जैसे ये बॉयल होता है तो वाटर वेपर्स के अंदर, यहाँ पे मैं एक फ्लेम लगा देता हूँ, ठीक है, ये फ्लेम है जिसमें आपने इसको बॉयल किया। अब यहाँ से वाटर वेपर जनरेट हो रहे हैं, इसी वाटर वेपर को आप लोग क्या करेंगे? कंडेंस कर लेंगे। ठीक है, आपने कंडेंसेशन प्रोसेस पढ़ा होगा। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है? जब वेपर को वाटर में वापस कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। तो ये अब कन्वर्ट हो चुका है वापस कंडेंसेट करने के बाद किसके अंदर? वाटर के अंदर। यानी कि ये जो लिक्विड था, आपने लिक्विड को क्या किया? गैसियस स्टेज में बनाया और गैसियस स्टेज से वापस लिक्विड के स्टेज में लेकर आए। इसके बाद क्या होता है? जब आप ऐसा करते हैं तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज थी वो यहीं पे रह जाती है और पूरा का पूरा जो वाटर है वो क्या हो जाता है? प्योर वाटर हो जाता है, इसमें किसी भी टाइप के इम्प्योरिटीज नहीं होती। तो इसी वाटर को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में यहाँ ये तो नहीं पूछा गया कि डिस्टिल्ड वाटर क्या है, क्या ये प्योर वाटर है या ये इम्प्योर वाटर है, लेकिन क्वेश्चन को इनडायरेक्ट वे में आप लोगों से पूछा गया। तो इनडायरेक्ट वे में हम बात करें तो किस टाइप से पूछा जा सकता है? तो देखो, जब कभी भी हम बात करेंगे प्योर वाटर की, ठीक है, जब कभी भी हम बात करेंगे प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर जो होता है ये क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, यानी कि इससे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती, बहुत कम होती है। लेकिन अगर वाटर क्या है? इम्प्योर है, तो उससे कंडक्शन होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पुअर कंडक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक वायर जो है वो क्या है? ठीक है, तो देखिएगा जो प्लास्टिक के वायर होते हैं, आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, एक तो पढ़ा होगा इंसुलेटर का और दूसरा पढ़ा होगा कंडक्टर का। देखो इंसुलेटर क्या होता है? ऐसा मटेरियल होता है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो बिल्कुल भी पास नहीं होता है। लेकिन जो कंडक्टर होता है वहां से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिक वायर क्या है? इंसुलेटर है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो देखो सेल जो वर्ड है, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड से बना है। ठीक है, लैटिन वर्ड क्या है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि लैटिन में इसे बोला जाता है सेला। ठीक है, CELLA, सेला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भैया स्मॉल रूम। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है
जिसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो रॉबर्ट हुक होगा। नियर अबाउट 1665 में इन्होंने ऑब्जर्व किया था अ कॉर्क ऑफ स्लाइस में। तो यहाँ पे ये इमेज आप देख पा रहे हैं इजीली, ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स और ब्लॉक्स हैं इन्हीं को इन्होंने सेल कहा था। और बाद में हम लोग सेल को क्या कहते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ के नाम से भी सेल को पुकारा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है उनको क्या कहते हैं। तो देखो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म होता है सिंगल सेल और एक होता है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो सिंगल को बोलते हैं हम यूनी सेल्यूलर, देखो नाम में है यूनी, यूनी का मतलब होता है वन, ठीक है, और मल्टी का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और सेल्यूलर मतलब जो सेल से बना हुआ है। तो यूनी सेल्यूलर के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेल्यूलर सेल्स हैं। जबकि मल्टी सेल्यूलर सेल्स के एग्जाम्पल आप कमेंट करके बता दो। द पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड, तो देखो हमने पहले भी बात की थी कि पावर हाउस किसको कहते हैं, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी या पावर को जनरेट करता है। तो यहाँ पे जो सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म पे होती है, तो आप बताएंगे एटीपी के फॉर्म पे होती है, ठीक है। एटीपी का कई बार आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा कि एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, पावर हाउस है, सॉरी ये क्या है, पावर है जो कोई भी पर्टिकुलर प्लांट यूज करता है। तो यहाँ पे ये बनाता कौन है, उसी को हम लोग पावर हाउस कहेंगे। तो ये बनाने का जो काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। पूछा जा रहा है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो देखो आप लोगों ने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़े हैं। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज में जब एज ऑफ एडोलसेंस वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा कि जो वुमेन्स का टाइम पीरियड है एट एडोलसेंस, जहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट होता है फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज, ठीक है। तो मेनोपॉज एक ऐसा स्टेज है जो कि नियर अबाउट 49 टू 50 के एज में होता है, जहाँ पे वुमेन्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, ठीक है, और क्या होता है, न्यू फॉलिकल सेल्स भी नहीं बनते, ठीक है, और जो ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स है उसका सीक्रेशन भी स्टॉप हो जाता है। तो आंसर क्या होंगे, ए, बी एंड सी तीनों हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। पूछा जा रहा है कि HIV वायरस विल नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, किसमें नहीं होता। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि HIV जो वायरस है वो स्प्रेड हो सकता है वेरियस मेथड के थ्रू। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड आप लोगों ने किसी दूसरे पर्सन में डाल दिया तो वो क्या होगा, फैल सकता है। सेकेंड थिंग, स्वेट से नहीं फैलता, ठीक है, याद रखना नॉट भी है तो स्वेट से नहीं फैलता। लेकिन अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है तो उनके ब्रेस्ट मिल्क से उसके चाइल्ड में HIV वायरस जा सकता है। सेकेंड थिंग, जो आप लोगों ने देखा हो कि सीमन है उसके थ्रू भी क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे क्या हो सकता है कि नॉर्मल पर्सन के अंदर HIV का वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा नॉट बी प्रेजेंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्वेट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स होते हैं वो सिंगल पेरेंट होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होते हैं। तो जैसे ही दो पेरेंट हो गए, ठीक है, तो दो पेरेंट में वन इज फॉर मेल एंड सेकेंड इज फॉर फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि 44 प्लस XY क्रोमोसोम्स होते हैं और यहाँ पे 44 प्लस XX क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब ये मिक्स एंड मैच होंगे तो वहां पे क्या होगा, बहुत सारा वेरिएशन जनरेट होगा। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, देयर आर मोर वेरिएशंस। पूछा जा रहा है द टेस्टीज प्रोड्यूस मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड, ठीक है। तो हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा है। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दिस इज नोन एज टेस्टीज, और ये क्या करते हैं, मेल गैमेट को फॉर्म करते हैं, और उस मेल गैमेट का नाम क्या है, तो स्पर्म सेल्स है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द एग इन फीमेल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। तो अब फीमेल के रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो ओवरी है ये क्या करता है, एग्स को रिलीज करता है। तो यहाँ पे फीमेल गैमेट सेल्स जो प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, तो ओवरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम द प्रोसेस इन विच टैडपोल डेवलप्ड इनटू यंग फ्रॉग। ठीक है, टैडपोल यंग फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस क्या है? जब लार्वा जो है वो अडल्ट वन में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं और इसी चीज को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और ये जो मेटामॉर्फोसिस है बहुत सारों के अंदर होता है, जस्ट लाइक फ्रॉग्स के अंदर होता है। ठीक है, ये और किसके अंदर होता है? तो बटरफ्लाइज के अंदर होता है ये सिल्क वॉर्म्स के अंदर भी होता है और इस टाइप के मैनी अदर ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें मेटामॉर्फोसिस की फेज देखने को मिल सकती है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसका आप लोगों को सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इन वेरियस प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7737653468। इस पे आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और विद इन 24 आवर्स आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं जब क्लासेस वगैरह ले रहा होता हूँ तो आपके कॉल अटेंड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो जस्ट अगर आप व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर देते हैं तो 24 आवर्स में आपको उसका डेफिनेट रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।